हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भोला सर, मैं यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज मैं ज्योग्राफी का वो मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आज का पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस लक्षण का भौतिक लक्षण कहा जाता है। किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो पहला ऑप्शन है इसका वो ए नंबर में है पठार, और दूसरा नंबर में है सड़क, तीसरा नंबर में है जल उद्यान, और डी नंबर जो ऑप्शन है वो है बंदरगाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बताना है कि कौन सा इनमें से लक्षण है जो भौतिक लक्षण दिखता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो प्राकृतिक रूप में स्थलाकृति में पाया जाता है उसी को हम लोग भौतिक लक्षण कहते हैं। और प्राकृतिक रूप से हम देखें तो हमारा पठारी जो है वो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है इन चारों ऑप्शनों में से। तो जो पहला ऑप्शन है वही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है वो है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसने प्रस्तुत किया। मेरे प्यारे दोस्तों, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसने प्रस्तुत किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन क्या रहा है लाप्लास, दूसरा ऑप्शन है ओटो सीमेंट, सी नंबर ऑप्शन है जेम्स जी, और डी जो ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों वो है मोल्टन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लाप्लास। जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों इसका वो राइट आंसर होगा लाप्लास, जिन्होंने 1976 में, कभी कभी ये भी पूछा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कब निहारिका परिकल्पना को कब प्रस्तुत किया गया था। तो 1976 में ये किया गया था लाप्लास के द्वारा। तो आप ये भी याद रखें मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में जो बोर्ड वाले होते हैं वो क्वेश्चन को हमेशा घुमा के ही पूछते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया है सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। ऑप्शन क्या रहा है पृथ्वी, बी नंबर ऑप्शन कह रहा है सूर्य, सी नंबर ऑप्शन कह रहा है बृहस्पति, और डी नंबर ऑप्शन कह रहा है इनमें से सभी। तो बताना है कि सौरमंडल का जो प्रधान होता है वो कौन होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सौरमंडल के जो प्रधान होता है आकाशीय पिंड और जो सभी ग्रहों के जो प्रधान होता है वो प्रधान होता है हमारे सूर्य। सूर्य जो है वो सौरमंडल का प्रधान अर्थात मुखिया होता है। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रकाश वर्ष जो है वो एक मात्रक है जो दूरी की मात्रक है, और ये दूरी दो आकाशीय पिंड के बीच की जो दूरी होता है उस दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, दो आकाशीय पिंड की दूरी को मापने के लिए कोई मीटर वगैरह की जरूरत तो कोई रिबन से कर नहीं सकते हैं, तो एक यूनिट होता है। तो प्रकाश वर्ष उसी में मापा जाता है, क्योंकि उसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है तो उसको मापने की एक तरीका होती है प्रकाश वर्ष। इसी प्रकाश वर्ष को जो मापा जाता है उसको दूरी में ही मापा जाता है। तो याद रखना कि प्रकाश वर्ष जो है दो आकाशीय पिंड की जो दूरी होता है उस दूरी को मापने की एक इकाई है। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन, क्वेश्चन कह रहा है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने कहा, किसने किया। ऑप्शन आपका ए है ओटो सीमेंट, ऑप्शन बी है अल्फ्रेड वेगनर, ऑप्शन सी है लाप्लेस, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है मर्केली। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बताना है कि महाद्वीपीय विस्थापन जो हम मैप वगैरह में देखते हैं कि महाद्वीपीय का विस्थापन जो है अलग अलग महाद्वीप हो गया है। पहले एक ही महाद्वीप हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे ये टूट करके अलग अलग महाद्वीपों में
बिखरते चला गया। तो इसका सबसे सुंदर चित्रण किसने प्रस्तुत किया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अल्फ्रेड वेगनर, जिन्होंने बहुत ही सरल तरीका से और बहुत ही सुंदर चित्रण के द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन को दर्शाया है। और ये मैं बता दूं दोस्तों, ये 1912 में ही इन्होंने यह बताया था कि किस तरह से महाद्वीपीय विखंडन हुआ है। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर, क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी, जो कि उड़ीसा राज्य में पड़ता है, वो हम लिख दिए हैं ताकि यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो किस राज्य में है तो आप ये भी जानकारी रख सकते हैं। दोदा बेटा, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, अड़ाईमुड़ी, जो कि केरल में पड़ता है, या इनमें से कोई नहीं। बताना है कि इनमें से कौन दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बता दूं कि दक्षिण भारत का जो सर्वोच्च शिखर है वो अनाईमुड़ी है, जो केरल राज्य में पड़ता है। तो आपको क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि किस राज्य में है, या फिर दक्षिण भारत का सर्वोच्च जो पर्वत है वो कौन सा है। तो अनाईमुड़ी याद रखिए दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। नंबर 7 कह रहा है कि वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो बताना है कि वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन जो बी है वो है 10, ऑप्शन सी कह रहा है 8 और ऑप्शन डी कह रहा है 7। तो बताना है कि वर्तमान में जो ग्रहों की संख्या है वो कितनी है। तो ग्रहों की संख्या जो वर्तमान में है मेरे प्यारे दोस्तों वो है 8। जो वर्तमान में जो ग्रहों की संख्या है वो है 8। इसके पहले एक और ग्रह हुआ करता था जिसके कारण से वो 9 था, और वो ग्रह था प्लूटो, जो कि उसको 2006 में खगोलविद वैज्ञानिकों ने उन्हें क्या किया, ग्रहों की दर्जा से उसे हटा दिया गया, क्योंकि वो ऐसा ग्रह था जो दूसरे के ग्रहों में भी क्या करता था, प्रवेश कर जाता था, जिसके कारण से उसे ग्रह की दर्जा से हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कौन सा खनिज तरल अवस्था में पाया जाता है? तो बताना है दोस्तों कौन सा खनिज तरल अवस्था में पाया जाता है। चलते हैं, ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन कह रहा है सोना, ये भी एक खनिज है, तांबा ये भी खनिज है, पेट्रोलियम ये भी खनिज है, प्राकृतिक गैस। खनिज तो है, लेकिन सोना जो कि ठोस अवस्था में पाया जाता है और उसे फिर पिघला करके कोई पदार्थ के रूप में उसे बनाया जाता था। तांबा भी वही है। पेट्रोलियम ऐसे खनिज पदार्थ है जो लिक्विड पदार्थ में ही निकाला जाता है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि तरल अवस्था में ही पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? किलिमंजारो नामक मृत ज्वालामुखी किस देश में है? किलिमंजारो नामक मृत ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी जो किसी कालखंड में आया तो था, लेकिन उसके बाद और वहां ज्वालामुखी उत्पन्न नहीं हुआ है, वैसे ज्वालामुखी को हम लोग मृत ज्वालामुखी बोलते हैं। लेकिन पूछा गया है कि किलिमंजारो नामक मृत ज्वालामुखी किस देश में है? तो ऑप्शन कह रहा है मेक्सिको में है, ऑप्शन बी कह रहा है सिसिली में है, ऑप्शन सी कह रहा है जापान में है, या ऑप्शन डी कह रहा है तंजानिया में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तंजानिया, जो कि अफ्रीका महादेश में पड़ता है। अफ्रीका महादेश का ही एक देश है। यहीं पे मृत किलिमंजारो नामक ज्वालामुखी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भूकंपीय तरंगों को रेखांकित करने वाला यंत्र कौन सा है? भूकंपीय तरंगों को रेखांकित, अर्थात कह रहा है कि भूकंपीय तरंगों को मापने वाली जो इकाई है वो कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है थार्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ, हाइड्रोग्राफ और फिर है बेरोग्राफ। तो बताना इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भूकंपों के लिए सिस्मोग्राफ, इसी से भूकंप को मापा जाता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों कभी कभी पूछ देता है कि भूकंप की स्पीड जो है उस स्पीड को कैसे मापते हैं, किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो भूकंप के जो यंत्र है स्पीड को मापने के लिए वो है रिक्टर स्केल,
ये भी पूछा जाता है, तो इसे भी याद कर ले। और मेरे प्यारे दोस्तों, थर्मोग्राफ थर्मामीटर भी कहते हैं, इससे टेम्परेचर मापा जाता है। और हाइग्रोग्राफ जो कि किसी जल की बहाव प्रभाव की स्पीड को मापने का यंत्र है। और बैरोमीटर जो कि वायुदाब मापने का एक यंत्र है। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, ये बोर्ड वाले पे डिपेंड करता है कि वो कैसे क्वेश्चन पूछता है, वो उसके मूड पर डिपेंड करता है। कुछ भी घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है, तो आप लोग इसे याद कर ले अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, आरंभ में सभी स्थलखंड एक बड़े भूभाग के रूप में जुड़े थे, उसे क्या कहा जाता था? तो आरंभ में जो आज हम स्थलखंड देख रहे हैं 7 महादेशों में बटा हुआ, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले सब मिला करके एक ही स्थलखंड था। तो उस स्थलखंड को क्या कहा जाता था? पहले संपूर्ण, यानी कि पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पहले एक था, तो उसको क्या कहा जाता था? पहला है गोंडवाना लैंड, दूसरा है पैंथालासा, लॉरेशिया या पैंजिया। दोस्तों मैं बता दूं कि गोंडवाना लैंड टूटा हुआ ही भाग है, पैंथालासा जो कि संपूर्ण महासागरों की भाग है, और पैंजिया जो कहा जाता है, यही इसका राइट आंसर है। और संपूर्ण भाग को पैंजिया कहा जाता था पहले। संपूर्ण भाग को क्या कहा जाता था? पैंजिया। इसी से टूट कर फिर धीरे धीरे ये महादेशों में बट गए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कब प्रस्तुत किया? अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय सिद्धांत कब प्रस्तुत किया? महाद्वीपीय सिद्धांत जो है विस्थापन सिद्धांत को कब प्रस्तुत किया? तो ऑप्शन ए कह रहा है 1911, ऑप्शन बी कह रहा है 1912, ऑप्शन सी कह रहा है 1913 और ऑप्शन डी कह रहा है 1915। तो बताना है कि कौन से ये तिथि में, मतलब कि ईयर में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 को ही प्रस्तुत किया था, जिसमें बहुत ही सुंदर और विस्तार पूर्वक बताया गया है कि किस तरह से हमारा जो संपूर्ण पृथ्वी है वो धीरे धीरे टूट करके अलग होकर के, मतलब कि 7 महादेशों में टूट गया। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक होता है? बताना है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में सबसे ज्यादा घनत्व होता है? पृथ्वी के किस भाग में सबसे ज्यादा घनत्व होता है? तो कह रहा है ऑप्शन ए ऊपर पट्टी, ऑप्शन बी कह रहा है मेंटल भाग में, ऑप्शन सी कह रहा है बाएं क्रोड में, और आंसर डी कह रहा है आंतरिक क्रोड में। तो बताना है कि इनमें से कौन से भाग में सबसे ज्यादा घनत्व होता है। तो दोस्तों बता दूं कि घनत्व तो सबसे ज्यादा एकदम लास्ट वाले भाग में होगा। पृथ्वी के जो सबसे ऊपरी भाग है वो ऊपर पट्टी है, और जो सबसे निचली भाग है वो है आंतरिक कोड। तो आंतरिक कोड में निश्चित तौर पर दबाव सबसे ज्यादा होगा, उसकी घनत्व भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। कभी कभी दोस्तों पूछा जाता है कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो ऊपरी भाग को बोलते हैं ऊपर पट्टी। तो याद रखें, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्नलिखित में से किसे बोना ग्रह कहा जाता है? बताना है कि इन ग्रहों में से कौन ऐसा ग्रह है जो बोना ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो चलते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है बुध ग्रह को बोना ग्रह कहा जाता है, ऑप्शन बी कह रहा है शुक्र ग्रह को बोना ग्रह कहा जाता है, ऑप्शन सी कह रहा है प्लूटो, या ऑप्शन डी कह रहा है मंगल। तो बताना है कौन सा ग्रह को बोना ग्रह कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्लूटो एक ऐसा ग्रह है जिसे बोना ग्रह का दर्जा खगोलविद शास्त्रियों ने दे दिया। इसलिए दिया क्योंकि वो दूसरे के घरों में जाकर के घुसते थे। कहने का ये मतलब है कि ग्रहों की अपना एक प्रोटोकॉल होता है कि अपने अक्ष में ही उन्हें घूमना है, लेकिन जो प्लूटो है वो अपने अक्ष को छोड़कर दूसरे के अक्ष पर भी प्रवेश कर जाता था, जिसके कारण खगोलविद शास्त्रियों ने सन 2006 में इसे एक बोना ग्रह का दर्जा दे दिया गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस वर्ष इसे एक बोना ग्रह का दर्जा दिया गया था। तो खगोलविद द्वारा 2006 में इसे एक मतलब कि बोना ग्रह का दर्जा इसे दे दिया गया, ग्रह के दर्जा से हटा दिया गया था।
क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस देश से हुई है। सुनामी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किस देश से हुई है। जैसे हम लोग पृथ्वी पर यदि होता है तो हम लोग बोलते हैं भूकंप, लेकिन वही समुद्री क्षेत्र पर यदि होता है कंपन तो हम लोग उसको बोलते हैं सुनामी। तो ये शब्द जो आया है वो किस देश से लिया गया है। पहला ऑप्शन है पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर बी जो दूसरा है वो है फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी जो जापान, और ऑप्शन नंबर डी जो कि अमेरिका दिया हुआ है। तो बताना है कौन सा देश से ये शब्द लिया गया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो शब्द लिया गया था ये शब्द ऑप्शन नंबर सी जो जापान है उस देश से ही लिया गया था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 कह रहा है निम्नलिखित में से किस मिट्टी के श्रेणी को खादर और बांगर आते हैं क्या कहा जाता है। तो बताना है दोस्तों किस मिट्टी के श्रेणी में खादर और बांगर दोनों ही आते हैं। तो चलते हैं ऑप्शन में क्या है देखते हैं। लेटराइट मिट्टी या लाल मृदा यानी मिट्टी लिखो या मृदा लिखो, काली मृदा या जलोढ़ मृदा। तो बताना है कि कौन सी मिट्टी में खादर और बांगर दोनों आता है। मैं बता दूं कि खादर जो है जलोढ़ मृदा का नया रूप है और बांगर जो है वो जलोढ़ मृदा का पुराना रूप है। तो ये जलोढ़ मृदा का ही अंग है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कौन सा चट्टान पृथ्वी के ऊपरी परत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। कौन सी चट्टान जो है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पृथ्वी पर पाई जाती है। जैसे कि हो गया कायंत्री चट्टान या फिर हो गया अवसादी चट्टान या फिर हो गया आग्नेय चट्टान। तो बताना है कि कौन सी चट्टान। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन कह रहा है अवसादी, कायंत्री चट्टान, आग्नेय चट्टान या इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कि कौन सी चट्टान है जो पृथ्वी के ऊपरी भाग में मतलब कि ऊपरी भाग में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो वो चट्टान है अवसादी चट्टान जो कि 75% यदि पूछा जाए कितने परसेंट पाया जाता है तो याद रखें 75% जो चट्टान है वो अवसादी चट्टान ही पाया जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की शारीरिक दूरी किस दिन होती है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले मेरे प्यारे दोस्तों यदि चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दें। तो चलते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन कह रहा है 3 जनवरी को, ऑप्शन बी कह रहा है 4 जुलाई को, ऑप्शन सी कह रहा है 21 जनवरी को और ऑप्शन डी कह रहा है 21 जून को। तो बताना है किस दिन सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की सर्वाधिक दूरी होती है। एक सर्वाधिक दूरी होती है और एक होता है न्यूनतम यानी कि समीप में होता है। तो बताना है कि किस दिन सर्वाधिक दूरी होती है और सामने वाला भी मैं बताऊंगा। पहले इस क्वेश्चन को चलते हैं। 3 जनवरी, 4 जुलाई, 21 जनवरी या 21 जून। मेरे प्यारे दोस्तों जो सूर्य और पृथ्वी की जो डिस्टेंस है सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस होता है वो 4 जुलाई को होता है और सबसे ज्यादा जो समीप में आता है यानी कि सामने जो होता है वो सामने जो होता है वो होता है 3 जनवरी। 3 जनवरी जो सामने होता है उसको बोलते हैं उपसोर और जो डिस्टेंस जो दूर होता है उसको बोलते हैं अपसोर। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जो दूरी होता है उसे क्या कहते हैं और जो सबसे सामने जो होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच के जो निकटतम दूरी होती है उसे क्या कहा जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे भी याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 19 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि पृथ्वी के सतह पर गिरने वाले जल के रूप को क्या कहते हैं। पृथ्वी के सतह पर जो जल गिरता है उस रूप को क्या कहते हैं। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन कह रहा है वर्षण, दूसरा ऑप्शन है मौसम, सी नंबर ऑप्शन है जलवायु और डी नंबर ऑप्शन है वायुमंडल। तो बताना है मेरे प्यारे दोस्तों कि पृथ्वी पर गिरने वाले जल के जो रूप है वो क्या कहते हैं, उसको कहते क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जल के रूप को वर्षण कहा जाता है। वर्षण वर्षा के रूप में गिरता है तो इसको हम लोग वर्षण ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्णकटिबंध चक्रवात को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय जो हवा वहां चलती है, चक्रवात जो चलती है
तो जैसे हम लोग तूफान बोलते हैं उसी तरह चक्रवात को यानी वहां चक्रवात कहा जाता है, तो चक्रवात हम लोग भी बोलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में उसको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन ये है कि हम लोग तो चक्रवात बोल देते हैं, तूफान बोल देते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? तो चलते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन है चक्रवात नहीं, चक्रवात या तो हम लोग बोलते हैं तूफान या चक्रवात। ऑप्शन है विली विलिज, बिल्कुल राइट आंसर है। ये जो आंसर है ऑस्ट्रेलिया में से विली विलिज के नाम से जाना जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो हमेशा अपलोड करता रहूंगा। और यदि आप लोगों ने मेरे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर के सर्च करें और सारे जो वीडियो डाला गया है वीडियो को देखें, जिससे कि आपकी एग्जाम जो है वो एक बेहतर ढंग से जाए।